नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भू कानून पर फंस सकता है पेच, सरकार के लिए आसान नहीं होगा भू कानून का रास्ता। सवाल, क्या मूल निवास संघर्ष समिति की मांग पर लगेगी मुहर? प्रदेश में यूसीसी लागू होने पर संशय बरकरार, सीएम धामी के बयान ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। हल्द्वानी में कांग्रेसियों ने निकाली जन आक्रोश रैली। यशपाल आर्य बोले, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नहीं सरकार का ध्यान, विपक्षी विधायकों की अनदेखी का भी आरोप। और फेस्टिव सीजन को लेकर पुलिस और अग्निशमन विभाग अलर्ट, पटाखों से लगने वाली आग से बचने की तैयारी, सुरक्षा मानक न मानने वालों पर होगी कार्रवाई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून की उठ रही मांग के बीच अब धामी सरकार ने वृहद भू कानून का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सवाल है कि जो लोग सड़कों पर उतरकर जिन मांगों के साथ भू कानून की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, क्या सरकार उन मांगों को पूरा करेगी? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में भू कानून पर फंस सकता है पेच, भू कानून का रास्ता नहीं आसान। मूल निवास संघर्ष समिति की मांग पर क्या सरकार लगाएगी मुहर? उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में वृहद भू कानून लाने का ऐलान कर चुकी है, जिस पर काम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन मांगों के साथ भू कानून की लड़ाई लंबे समय से प्रदेश की जनता लड़ती आ रही है, क्या धामी सरकार द्वारा उन मांगों को भू कानून में शामिल किया जाएगा? किस तरह का भू कानून धामी सरकार तैयार करती है, फिलहाल इस पर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन एक नजर डालते हैं सड़कों पर आंदोलन कर रहे मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की मांगों पर। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि खरीदने पर बाहरी लोगों का लगे पूर्ण रूप से प्रतिबंध। नगर निगम क्षेत्र में बाहरी प्रदेश के लोगों के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन खरीदने का नियम बने। 30 साल प्रदेश में रहने वाला ही खरीद पाए नगर निगम क्षेत्र में जमीन। उद्योग लगाने के लिए 10 साल तक जमीन लीज पर दिए जाने का प्रावधान किया जाए। 50% हिस्सेदारी स्थानीय निवासियों की हो। उत्तराखंड में कृषि योग्य जमीन बचाने को लेकर जहां मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति चिंतित नजर आ रही है, तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी समिति की इस मांग पर अपनी चिंता जाहिर की है। उत्तराखंड बनने के बाद हमारा एग्रीकल्चर लैंड 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि समाप्त हो गई है। इसी प्रकार अगर समाप्त होने की स्थिति ये होगी कि हमारे पास जगह नहीं बचेगी, इसलिए एग्रीकल्चर लैंड पे तो हमें तुरंत रोक लगनी चाहिए। और दूसरा, जो 250 मीटर का एक फैसला जनरल साहब के ज़माने में हुआ था, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपकी तरफ से ये बात आएगी कि साहब लोगों ने 250 किलो कई लोगों के नाम से प्लॉट लिए, तो सरकार उसकी जांच कर रही है। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू करने की मांग उठ रही है, लेकिन हिमाचल में क्या कुछ प्रावधान जमीन खरीदने को लेकर है? हिमाचल आईएफएस कैडर के अधिकारी और उत्तराखंड पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी ने इसकी जानकारी दी। हिमाचल का जो जमीनों का कानून है बहुत सख्त है, खासकर जो हिमाचली है वो भी, अगर वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है, एक वो उनका वर्ड है नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है ना, वो है तो वो ज़मीन नहीं खरीद सकता। जैसे मैंने भी पूरी ज़िंदगी हिमाचल में नौकरी करी, पूरा मेरा सर्विस हिमाचल की है, हम भी नहीं खरीद सकते थे। कृषि की ज़मीन तो आप खरीद ही नहीं सकते अगर आप नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है ना। उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि असंभव जैसा है वो खरीदना। तो ऐसा ही कानून हमको भी विचार करना चाहिए। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी को भी लगता है कि उत्तराखंड में यदि सशक्त भू कानून बना तो पलायन पर कुछ हद तक रोक लग सकती है। वहीं अब देखना होगा कि सशक्त भू कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और जो मांगे समिति की हैं, क्या उन मांगों पर सरकार पूर्ण तरीके से मुहर लगाती है? उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू होगा, इस पर संशय बरकरार है। सरकार ने दावा किया था कि राज्य स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, लेकिन सीएम धामी का बयान कुछ और ही इशारा कर रहा है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। यूसीसी लागू करने पर संशय बरकरार, सीएम धामी ने दिया इशारा, यूसीसी के लिए अभी और करना होगा इंतजार। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए लंबे समय से काम चल रहा है।
कुछ समय पहले सरकार ने दावा किया था कि राज्य स्थापना दिवस के दिन यानी 9 नवंबर के दिन ही समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यूसीसी लागू करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब संतोषजनक होने के बजाय और संशय पैदा करने वाला रहा। हम लोगों ने ये 9 नवंबर उसकी सीमा तय की हुई थी, लेकिन अभी हमारे जो इस पर काम करने वाले लोग हैं, श्री शत्रुघ्न सिंह जी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उसमें बहुत सारे अधिकारीगण हैं और यूसीसी कमेटी के श्री मनु गौड़ जी, श्री सुरेखा जी और हमारे अन्य सदस्य भी, सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और सरकारी जो टीम लगी हुई है उनके साथ वह भी लगी है। प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी, वैसे तो 9 नवंबर नहीं, संशय की बात नहीं है, यह है कि वो इतने प्रावधान उसमें करने पड़ रहे हैं और ये कमेटी के, वैसे तो हमने पहले उन्होंने हमको कहा था कि हम 9 नवंबर तक कर देंगे। अभी ताज़ा अपडेट, चूँकि दोबारा एक हमारी अभी इसके लिए समीक्षा बैठक हर महीने हो रही है, तो इस महीने की बैठक अभी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में होगी, तो उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस धामी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि यूसीसी के मामले में सरकार गुमराह कर रही है। यूसीसी बीजेपी का राजनीतिक मुद्दा है और इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए बार बार यूसीसी का नाम लिया जा रहा है। देखिए, यूसीसी के मामले में सरकार गुमराह कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनकी मंशा नहीं है, ये केवल मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मुद्दा है और जब से इन्होंने शपथ लिया, आपने देखा होगा यूसीसी का नाम ले रहे हैं, बार बार यूसीसी कह रहे हैं, लेकिन लागू कब होगी और क्यों नहीं होगी? और केवल एक राजनीतिक मुद्दा जिंदा रखने के लिए, केवल सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए, लोगों को आपस में बांटने के लिए यूसीसी का मुद्दा ही गर्म करना चाहते हैं, उसको एक जिंदा रखना चाहते हैं। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करती रही है। मुझे लगता है कांग्रेस 60 साल तक धर्मशाला चलाती रही और उन्होंने राजनीति नहीं की। उन्होंने जिस तरह से देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति की, जिस तरह से उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की, जिस तरह से उन्होंने इस देश के अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जिस तरह से इस देश का प्रयोग किया, वो सब जानते हैं। कांग्रेस हमको ज्यादा न सिखाए। उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू होगा, ये अभी एक सवाल बना है। जहां पहले 9 नवंबर का इंतजार था, तो वहीं सीएम धामी के बयान ने इस इंतजार को और लंबा कर दिया है। फिलहाल विपक्ष को बैठे बिठाए सत्ता पक्ष को घेरने का मौका मिल गया है। उधर हल्द्वानी में कांग्रेस ने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई दिग्गज नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर विपक्षी विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। पुलिस और प्रशासन लगातार विपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों को मारा पीटा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, हारे हुए और पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप किए जा रहे हैं और जो चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं या बीटीसी मेंबर प्रधान हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। और सरकार के रहते हुए बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं। इन सारे विषयों को देखते हुए जन आक्रोश रैली है, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। जबरानी बात की बात मैंने कही है, जो कहा गया, जो गायब है, और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज आंदोलन कर रही है। और ये भी है कि जो रिंग रोड की बात है, रिंग रोड में किसानों की जमीनों को जबरन छीना जा रहा है। जो छोटे गरीब काश्त के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके आशियानों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है। तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि आपने नीतियों से, अपनी हरकतों से बाज आएं।
उत्तराखंड में एक शख्स का पिस्टल से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि बागेश्वर का बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि फायरिंग करने वाला व्यक्ति बीडीसी मेंबर है और बीजेपी नेता है, जिसे लेकर कांग्रेस ने अब बीजेपी सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए हैं। मैं तो पुलिस प्रशासन से पूछना चाहूँगी कि दोहरे मापदंड क्यों हैं आप लोगों के, कार्रवाई उस व्यक्ति पर होगी या नहीं होगी। और जब सत्तारूढ़ के दल के नेता और इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए पदाधिकारी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो फिर आप आकलन कर लीजिए कि आपका डर, भय, रसूख का क्या हालत है प्रदेश के अंदर। क्योंकि अनुसरण तो इन्हीं लोगों का किया जाता है जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था कायम रखने की प्रदेश के अंदर। अगर वही लोग कानून अपने हाथ में लेंगे तो फिर अराजक तत्वों का और अपराधियों का क्या दोष है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रैली में हजारों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि हरिद्वार के लिए उत्तराखंड सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जो किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने आज अपना 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक पत्र उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। टीएल का भी क्या यार, यहाँ अंग्रेजों की सरकार आ गई क्या? अंग्रेजों की सरकार आ गई। 7 रुपए 30 पैसे में इन्होंने माइनिंग कंपनी को हरिद्वार जिले की खनन संपदा बेची और वो 24-24 रुपए वसूल कर रहे लोगों से। और यहाँ की जनता पे 80-80 रुपए क्विंटल जो खनन के अपने मन मकान बनाने जी ना, उन लोगों को वहन करना पड़ रहा। तो ये इस तरह की अंग्रेजी शासन हरिद्वार जिले में नहीं चलने दिया जाएगा। एक हमारी जो कंपनी है माइनिंग वाली रिवर बेड, कैलाश रिवर बेड, उससे संबंधित है। और कुछ गाड़ियों पे जो अभी रेट जो बढ़ाए हैं, पहले 2 लाख था, बता रहे कि 5 लाख रुपये किया है। कुछ जो 10 तारा था, 10 तारे में भी रेट बढ़ाए हैं। जितनी भी मांग है शासन स्तर की मांग है, कुछ इस तरह की मांग हमारे किसान भाइयों ने की है। मैंने ये ज्ञापन रिसीव कर लिया है और आज ही मैं उधर लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। चिकित्सक संघ ने 4 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। इस दौरान उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि सरकारी डॉक्टरों को डीपीसी और एसडीपीसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके विरोध में अब प्रदर्शन हो रहा है। प्रोन्नति का जो मिलता है, प्रमोशन मिलता है, वो नहीं मिल रहा है। दूसरा, डीसीपी हमारे बहुत से सीनियर है जिनको भी प्रमोट नहीं किया गया है। तीसरा, पर्वतीय क्षेत्र में जो विशेषज्ञ डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो उनको दूसरे डॉक्टरों के अपेक्षा, जैसे कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और दूसरे मेडिकल कॉलेज में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके बराबर वेतन नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा कुछ मांगे ये हैं कि हमारी सुरक्षा की मांग है और दंत चिकित्सक हैं, उनको समायोजन की मांग है। तो ये मांगे कुछ बहुत पहले से चल रही हैं, जिसमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है पिछले 3-4 सालों से। चंपावत पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने टी गार्डन, शिलिंग टॉक और झालीमाली सहित कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऑर्गेनिक चाय की प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी ली। कुमाऊं कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की। दीपक रावत ने कहा कि टी गार्डन को पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाए ताकि यहां रहने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। और देखिए, टी गार्डन जो यहाँ पे है, इसमें वर्तमान में 3 कॉटेजेस और एक कैफे पहले से चल रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी टूरिस्ट ने रुचि दिखाई है और वो यहाँ पे रुकना चाहते हैं। तो इसके एक्सपेंशन को लेके एक प्रोजेक्ट यहाँ से बना है और बड़ी जल्दी इसमें स्वीकृति मिल जाएगी। 12-13 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट है, जिसमें कुछ अतिरिक्त कॉटेजेस हम लोग बनाएंगे। व्यू पॉइंट यहाँ पे पहले से ही है और कुछ एरिया में टी का जो प्लांटेशन है उसको भी एक्सपैंड करेंगे। साथ ही साथ एक इको पार्क इसमें रखा है ताकि बच्चे जो आते हैं उनके लिए कुछ एक्टिविटीज हों। फेस्टिव सीजन को देखते हुए दून पुलिस और अग्निशमन विभाग अलर्ट हो गया है। बीती घटनाओं से सीख लेते हुए आम जनता की सुरक्षा को लेकर दून पुलिस और अग्निशमन विभाग ने कदम उठाने शुरू कर दिए। आखिर क्या है आगामी त्योहारों को लेकर तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। फेस्टिव सीजन को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, दून पुलिस और अग्निशमन विभाग की तैयारी, बीती घटनाओं से सीख लेकर उठाए कदम। दिवाली, दशहरा, नवरात्र जैसे त्योहारों में पटाखों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में देहरादून समेत प्रदेश भर में बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के पटाखों को स्टोर किया जाता है। बीते दिनों देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में एक पटाखे के गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई थी।
ऐसी घटनाओं को देखते हुए दून पुलिस और अग्निशमन विभाग आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून को निर्देश दिया है कि सभी अपने क्षेत्र में पटाखों के भंडारण को चेक करें। इसके साथ ही सेफ्टी नॉर्म्स ऑडिट में विफल पाए गए भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जाए। आगामी त्यौहार में खासकर दीपावली का पर्व आ रहा है, इसको देखते हुए जो पटाखों की स्टोरेज होती है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग लाइसेंस होल्डर भी होते हैं जो पटाखे की स्टोरेज करते हैं। अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें थाना पटेल नगर में इस तरह का गोदाम मिला जहां पर इलीगल स्टोरेज था और इसमें केस रजिस्टर्ड कराया गया। तो इस संबंध में जिस तरह से पटाखों का स्टोरेज होता है और सुरक्षा के मानक नहीं रहते हैं, इसमें जो चीफ फायर अफसर है उनको और साथ ही साथ सभी थाना प्रभारी को कहा गया कि जहाँ भी लीगल स्टोरेज है, लाइसेंस वाले हैं, वैध, उनको पहले चेक कर लिया जाए वहाँ पर क्या सेफ्टी नॉर्म्स हैं और साथ ही साथ अगर इलीगल कहीं पर कोई गोडाउन बनाकर या इस तरह से स्टोरेज किया जा रहा है तो उन पर जो है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई करें। आगामी त्योहारों में आम जनता की सुरक्षा और घटना होने पर रिस्पांस टाइम पर ध्यान देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीवी यादव ने देहरादून के सभी 6 फायर स्टेशन को निर्देशित किया है। मुख्यालय से प्रतिवर्ष हमको दिशा निर्देश प्राप्त हो जाते हैं और उसकी जो एडवाइजरी जो है आ जाती है, तो उसके हिसाब से हमने जो है अपने जितने फायर स्टेशन 6 हमारे हैं उनको हमने जारी कर दिया है अपने स्तर से और इंस्पेक्शन करवा करके उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो लीगल होंगे उनको तो रखा जाएगा, बाकी जो इलीगल पाए जाएंगे उन्हें जो है उनको सीज करके जो करने की कार्रवाई की जाएगी। जो बीती घटनाओं को देखते हुए दून पुलिस और अग्निशमन विभाग पटाखे कारखानों में कार्रवाई करने जा रहा है, जिसके तहत पटाखे की दुकान और गोदाम के मालिक अब सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन की तैयारी कितनी कारगर साबित होती है। वहीं हरिद्वार के लक्सर में एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि आरोपी ने करीब 20,000 से ज्यादा सिम कार्ड एक्टिवेट कर दक्षिण एशिया के देश जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार के अलावा भारत के भी कई हिस्सों में पहुंचाए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1,816 सिम कार्ड्स, 2 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन और बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद की है। ने एक बड़ा मामला जो है ये क्रैक किया है। मंगलोर बेस्ड गैंग है ये। इसको आज सिम कार्ड्स और ओटीपी बेचने का ये एक बहुत बड़ा गैंग है। तो भारत में ये एक अपना पहला केस है इस टाइप से जो कि हमने लिंक किया है। जो अब तक 20,000 जो है ये सिम कार्ड जो है विदेशों में भेज चुके हैं। तो ऐसे सिम कार्ड ओटीपी जो ये चाइना, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ ये जो सिम बेचते हैं उसके आधार पे जो है उसका इस्तेमाल करके यहाँ बैठे लोग, इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में बैठे लोग जिसमें कुछ इंडियंस भी शामिल हो सकते हैं, वो इंडिया में कॉल करते हैं व्हाट्सएप से और अन्य माध्यमों से और जो है इंडियंस की साइबर ठगी करते हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट या पैसे का, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का झांसा। देहरादून में एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने नगर और देहात क्षेत्र में चल रहे करीब 70 स्पा सेंटर्स पर अचानक छापा मारा। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्पा सेंटर से 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। वहीं स्पा संचालिका समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही मौके से 5 पीड़िताओं का रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा पुलिस ने स्पा सेंटर्स में अनियमितता पाए जाने पर 26 स्पा सेंटर संचालकों के चालान किए। मसाज पार्लर की चेकिंग की गई और उसमें जहां अनियमितता पाई गई तो उनको नोटिस भी दिया गया है और पुलिस एक्ट के अंदर चालान भी उसमें किया गया है। तकरीबन 25 या 26 जो हैं ऐसे स्पा सेंटरों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक जगह जो है वो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत एक एफआईआर भी पंजीकृत की गई है, उसमें उसकी भी विवेचना जारी है। उसमें भी तकरीबन 3 या 4 लोगों को उसमें पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिनकी पूछताछ की जा रही है और अभियोग भी उसमें दर्ज कर लिया गया है। वहीं देहरादून के विकास नगर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने कोतवाली का निरीक्षण किया और लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी हासिल कर संबंधित पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि दून पुलिस आपराधिक वारदातों के साथ ही होटल, स्पा सेंटर की आड़ में होने वाले अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। फिर से अवैध अतिक्रमण बढ़ा है, खास चाहे वो धार्मिक अवैध अतिक्रमण कहे चाहे वो अन्य रूप से कहे सरकारी भूमि पर। तो रेचुअल सी बात है, दिक्कत की बात है, इसमें सोचने वाली बात। इसलिए आज जो निरीक्षण रखा गया था इसमें तहसीलदार साहब को बुलाया गया है। वैसे बहुत सारी जगह हमने चिन्हित करी है, खासकर सेलाकुई, सहसपुर और इधर विकास नगर में, जहाँ पर सरकारी जमीन पर पुनः से अतिक्रमण की बात आई है, जहाँ पर कुछ धार्मिक अतिक्रमण की बात आई है और अवैध बस्तियों के बसने की बात आई है। आज वो सभी चीज़ों का भी फिजिकल विजिट करने के बाद जिस विभाग की ज़मीन होगी पूरी फोटो वीडियो
रिकॉर्डिंग के साथ वो रिपोर्ट संबंधित विभाग को दी जाएगी कि जिससे पहले तो ये अवैध अतिक्रमण जो हो रहा है उसको रोका जाए और उसको हटाया जाए वहाँ से। उधम सिंह नगर में सराफा व्यापारी के साथ तमंचे के बल पर हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 315 बोर तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दरअसल लूट की घटना को 3 बदमाशों ने 14 सितंबर को अंजाम दिया था। घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जसपुर थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 मुलजिमों को पहले गिरफ्तार किया गया था। कल 2 और अपराधी जो इसमें शेष रह गए थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक का नाम इरफान और दूसरे का रिजवान है। जिसमें इरफान की अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उस पर 3 मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो संपूर्ण सामान था जो लूट में लूटे थे इन चारों लोगों ने मिलकर, उसमें वो सारा संपूर्ण सामान बरामद हो गया है। और अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। उत्तराखंड में मानसून की विदाई से पहले कुमाऊं के अधिकांश जनपदों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में फिलहाल बारिश का कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन कुमाऊं के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। बिल्कुल, अब 5 से 6 दिन अगर हम बात करें तो बारिश की एक्टिविटी नहीं है। छुटपुट ठीक आप कह सकते हैं कि जो है खासकर कुमाऊं रीजन में छुटपुट एक्टिविटी मिल सकती है। बाकी बारिश की एक्टिविटी 4 से 5 दिन वो नहीं दिख रही है। तो मानसून का विड्रॉल जैसे मैंने बोला था पहले भी, जो राजस्थान है वहाँ से शुरू हुआ है और कुछ पार्ट्स गुजरात के भी, तब अभी इसको आगे और बढ़ाएंगे। तो देखते हैं उत्तराखंड तक भी जो है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन में कुछ पार्ट में तो 2-4 दिन बाद जो है कुछ पार्ट्स उत्तराखंड के भी जो है मानसून वहाँ से विड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि अभी करीब करीब ड्राई कंडीशन मिलनी अब शुरू हो गई है। तो ये 3-4 दिन ऐसी कंडीशन मिलेगी 5 दिन तक, तो तब वो जो है कुछ एरिया जो हो जाएगा कि इसमें आप मानसून जो है वो विड्रॉल किया जा सकेगा। टिहरी में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। घनसाली क्षेत्र में गुलदार ने 3 साल के मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि मासूम घर के आंगन में खेल रहा था, उसी वक्त घात लगाए बैठा गुलदार बच्चे को पकड़कर ले गया। छानबीन के बाद परिजनों को मासूम का शव जंगल से मिला। घटना स्थल पहुंचे डीएफओ पुनीत तोमर ने बताया कि वाइल्ड लाइफ की तरफ से गुलदार को शूट करने की परमिशन मिल चुकी है, ट्रैप भी लगाए गए हैं। कल शाम की घटना है, उसमें जो है एक 3 वर्षीय बालक जो है उसको जो है गुलदार ने मार दिया था। तो हमारी टीम जो है शाम को पहुंच गई थी और हमारा जो ऑपरेशन दल है जो ट्रैंकुलाइज करता है, पिंजरे में कैद करता है और अंतिम विकल्प के तौर पे अगर कुछ नहीं हो पाता तो नष्ट करने की परमिशन के आधार पर उसको नष्ट भी करता है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। और हमने कल यहाँ पे मचान भी लगाया है, 2 जगह मचान लगाया है हमने और 2 अलग अलग दल बनाए हैं वहाँ पे। उधर लक्सर में नगर पालिका प्रशासन ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं के साथ आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और क्षेत्र में स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सहित सभी लोगों को अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प भी दिया। भारत सरकार की गाइडलाइन भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन भी है कि हमारा देश भी स्वच्छ हो, हम भी गंदगी के प्रति, हम भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। तो उसी के तत्वाधान में 17 सितंबर से ये हमारा स्पेशल जो पखवाड़ा है, जो विशेष पखवाड़ा है वो चल रहा है और ये 2 अक्टूबर तक हमारा ये पखवाड़ा चलेगा। वहीं रुड़की में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट बांटी गई, साथ ही उच्च कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। हर साल मनाते हैं, तो पोषण माह हमारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमने मनाया। उसी पोषण माह का समापन हम लोगों ने किया है। समापन के अवसर पे हमने जितने कार्यक्रम है वो किए। समापन के अवसर पे जो हमारी आंगनवाड़ी अच्छा काम करती हैं उनको पुरस्कृत किया। महिलाओं की हमने गोद भराई करी, जो गर्भवती है, जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने जिन्होंने पूरे कर लिए, उनका अन्नप्राशन किया। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हर एक पेड़ माँ के नाम, हमने पौधा लगाया है। उधर लक्सर में रुड़की लक्सर मार्ग का रेलवे फाटक 2 दिन के लिए बंद रहेगा। रेलवे लाइन की मेंटेनेंस के चलते आज 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के लिए रेलवे फाटक पर आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
उत्तराखंड में भू कानून पर फंस सकता है पेच, सरकार के लिए आसान नहीं होगा भू कानून का रास्ता, सवाल क्या मूल निवास संघर्ष समिति की मांग पर लगेगी मुहर। प्रदेश में यूसीसी लागू होने पर संशय बरकरार, सीएम धामी के बयान ने उठाए सवाल, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। हल्द्वानी में कांग्रेसियों ने निकाली जन आक्रोश रैली, यशपाल आर्य बोले बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नहीं सरकार का ध्यान, विपक्षी विधायकों की अनदेखी का भी आरोप। और फेस्टिव सीजन को लेकर पुलिस और अग्निशमन विभाग अलर्ट, पटाखों से लगने वाली आग से बचने की तैयारी, सुरक्षा मानक न मानने वालों पर होगी कार्रवाई।